आज हम शुरू करते हैं मिडाइवल हरियाणा जीके, ठीक है, मध्यकालीन हरियाणा जीके, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर जो शुरुआत होती है वो होती है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी से, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। मध्यकालीन इतिहास में अगर आप देखोगे तो जब गुप्ता एम्पायर टूटता है तो 3 मेजर डायनेस्टीज आती है, ठीक है, 3 मेजर डायनेस्टी आती है। इधर बंगाल बिहार वाले रीजन में कौन सी होती है? पाल वंश आते हैं, पाल वंश आते हैं। इस वेस्टर्न साइड में कौन से आते हैं? गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, पाल, गुर्जर प्रतिहार। एंड यहाँ पर नीचे डेक्कन में कौन सी आती है? राष्ट्रकूट डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी आती है? राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो हम किस डायनेस्टी से रिलेटेड पढ़ेंगे? यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार जो है इससे संबंधित कुछ एक दो पॉइंट्स है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनका कुछ हरियाणा के उसमें क्षेत्र में थोड़ा सा योगदान है, ठीक है। तो यहाँ से हम पाला और राष्ट्रकूट, ये तो हरियाणा से काफी दूर है, इनका कोई योगदान नहीं है हरियाणा की जीके में। तो हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे? गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ेंगे। तो गुर्जर प्रतिहार के टाइम से, गुर्जर प्रतिहार के वंश के एक राजा थे, राजा मिहिर भोज, ठीक है। कौन से थे? राजा मिहिर भोज, राजा मिहिर भोज। इनके समय का हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, कहां पर? पेहोवा में, पेहोवा में, ठीक है। राजा मिहिर भोज के समय से हमें क्या मिलता है? यहाँ पर एक पेहोवा अभिलेख मिलता है, पेहोवा इंस्क्रिप्शन मिलता है। पेहोवा को हरियाणा का क्या कहा गया है? गया। पेहोवा को हरियाणा का गया कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि महाभारत काल में जब यहाँ पर इनके बहुत सारे जो अर्जुन के भाई वगैरह, इनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी युद्ध में, तो भाई या अपने पूर्वज जो भी हैं उनकी मृत्यु होती है तो उनका पिंडदान करना पड़ता है, उनकी शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए। ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है कि उनका पिंडदान किया जाता है। तो इतने सारे लोगों का पिंडदान एक साथ कैसे पॉसिबल था? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, इस धरती पर जिसकी मृत्यु हुई है उसका पिंडदान अपने आप मान लिया जाएगा या हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए, क्योंकि पिंडदान जो है गया या पुष्कर जी जाकर कराया जाता है, ठीक है, ये प्रोसेस वहीं पर होती है। तो इसीलिए पेहोवा को क्या कहा गया है? एंशिएंट हिस्ट्री से ही इसको गया कहा गया है। हरियाणा का क्या कहा गया है? गया कहा गया है। और पेहोवा से संबंधित एक और फैक्ट है कि 9वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में ये जो पेहोवा है, ये जो पेहोवा है 9वीं शताब्दी में, ये हरियाणा का जो पेहोवा है ये किसके लिए प्रसिद्ध था? घोड़ों के व्यापार के लिए, ठीक है, हाँ जी, हॉर्सेस के लिए, घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो पेहोवा को भारत का हरियाणा का, ये बार बार भारत इंडियन हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो बार बार भूल गए कि हरियाणा जी के पढ़ा रहे अभी, तो बार बार भारत निकल रहा है, तो समझ जाइएगा कभी भारत या इंडिया निकले, ठीक है, हाँ जी। तो हरियाणा का जो पेहोवा है इसको हरियाणा का क्या कहा गया? गया कहा गया है। यहाँ पर मिहिर भोज से संबंधित एक पेहोवा अभिलेख भी मिलता है। और 9वीं शताब्दी में ये पेहोवा जो था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तोमर वंश की। किसकी बात करेंगे? तोमर वंश की, तोमर वंश की। तो तोमर वंश का एक राजा था जिसका नाम था अनंगपाल टू, अनंगपाल टू। इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो अनंगपाल टू थे, अनंगपाल सेकंड थे, इन्होंने क्या करवाया था? इन्होंने सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? सूरज कुंड का, सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। अगर पूछ लिया जाए कि सूरज कुंड का प्राचीन नेम क्या है, तो इसका नाम क्या है? मयूर झील। सूरज कुंड का प्राचीन नेम जो है मयूर झील है, ठीक है, मयूर झील। और इसने इसका निर्माण जो करवाया था वो किसका? इसको बाद में क्या कहा गया? सूरज कुंड के नाम से प्रसिद्ध होता है। जो सूरज कुंड का मेला भी लगता है हर साल, कहाँ पर लगता है सूरज कुंड का मेला? हाँ जी, फरीदाबाद में, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम जो मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं इसमें पढ़ेंगे कि बाहर से जब मुस्लिम डायनेस्टीज ने इंडिया में आना शुरू किया था, इंडिया पर आक्रमण किया था, मुस्लिम वंशजों ने इंडिया पर आक्रमण शुरू किया था, वहां से हमारे एक्चुअल मध्यकालीन हिस्ट्री की वहां से ही क्या होती है? शुरुआत होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पहला टर्किश इन्वेजन इंडिया पर किसने किया था? पहला टर्किश आक्रमण, पहला तुर्की आक्रमण, जी, पहला टर्किश इन्वेजन या पहला टर्किश आक्रमण किसने किया था? वेरी गुड, महमूद गजनी ने, महमूद गजनी ने, महमूद गजनी ने। और गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ये तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। हाँ जी, कितनी बार आक्रमण किया? ये कौन सी हिस्ट्री पढ़ कर रहे हैं? हाँ जी, 17 बार आक्रमण किया था।
महमूद गजनी ने भारत पर टोटल कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था, और इसने इन 17 बार में से 2 बार हरियाणा पर भी आक्रमण किया था। ठीक है, 2 बार कहां पर आक्रमण किया था? हरियाणा पर भी आक्रमण किया था। अच्छा, अगर इसका पूछ लिया जाए कि ओवरऑल इंडिया पे इसका पहला जो आक्रमण था, फर्स्ट आक्रमण जो था, फर्स्ट इन्वेजन जो था, वो कहां पर हुआ था और कब हुआ था? ठीक है, पहला जो आक्रमण था, इन्होंने भारत की बात करते हैं तो भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में कहां पर किया था? पेशावर, पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान तो बाद में बना है ना, तो पहले तो हम अनडिवाइडेड इंडिया की बात करेंगे तो पाकिस्तान और इंडिया सब एक ही थे। ठीक है, तो 1000 ईस्वी में इसने भारत पर पहला आक्रमण कहां पर किया था? पेशावर में किया था। पेशावर कहां पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, हाँ जी। तो 16वां आक्रमण कहां पर किया था इसने? 16वां आक्रमण, ये बहुत प्रसिद्ध है, इसको स्टार मार्क कर लो। 16वां आक्रमण इसने कहां पर किया था और कब किया था? 16वां आक्रमण इसने 1025 ईस्वी में किया था। 1025 ईस्वी में कहां पर किया था? सोमनाथ पर किया था। कहां पर किया था? सोमनाथ पर किया था। महमूद गजनी ने टोटल भारत पर 17 बार आक्रमण किए, और पहली बार आक्रमण 1000 ईस्वी में कहां पर किया था? पेशावर में किया था। 16वां जो इसका आक्रमण था वो 1025 ईस्वी में हुआ था, और कहां पर किया था इन्होंने? सोमनाथ मंदिर पर किया था, और सोमनाथ मंदिर को इसने क्या किया था? हाँ जी, डिस्ट्रॉय कर दिया था, तोड़ दिया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं हरियाणा पर आक्रमण, ठीक है, हरियाणा पर आक्रमण, तो हरियाणा पर इसने कब आक्रमण किया था? हरियाणा पर इसने 2 बार आक्रमण किया था, और दोनों बार कहां पर किया था? थानेसर पे। किस पे आक्रमण किया था दोनों बार? थानेसर पे। ठीक है, तो पहली बार कब किया था? पहली बार किया था इसने 1009 ईस्वी में। ठीक है, 1009 ईस्वी में, जो कि इतना कोई खास महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक है, लेकिन पूछा जाएगा कि गजनी ने हरियाणा पर कितनी बार आक्रमण किया, तो 2 बार आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया? थानेसर में आक्रमण किया। पहला आक्रमण कब किया? 1009 ईस्वी में किया। दूसरा आक्रमण कब किया? 1014 ईस्वी में। ठीक है, 1014 ईस्वी में इसने थानेसर पर दूसरा आक्रमण किया, और इसको स्टार मार्क कर लो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? 1014 का आक्रमण, ऐसा कहा जाता है कि इसने जब 1014 ईस्वी में थानेसर पर दोबारा आक्रमण किया, तो इसने चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति को क्या किया था? तोड़ा था, और इसको अपने साथ ले गया था, और साथ ले जाकर ये जब भी कभी मूर्तियां वगैरह तोड़ते था ना, तो क्या करता था? मक्का मदीना में ले जाकर उन मक्का मदीना की सीढ़ियों पर रख देता था, ताकि आते जाते लोगों का क्या लगे? पैर लगे। तो सोचो कितने कट्टर लोग थे ये, हिंदू धर्म के लिए कितने कट्टर थे। इनकी कट्टरता इतनी ज्यादा थी कि हमारे यहाँ की मूर्तियों को ले जाकर ये सीढ़ियों पर रख देते थे मक्का मदीना के, और आते जाते लोग उनको क्या लगाते थे? पैर लगाते थे। तो यहाँ पर लिख लो, चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति को तोड़ा था। चक्र स्वामी महाराज 1014 में इसने दूसरा आक्रमण किया थानेसर पर, और यहां पर क्या किया था? चक्र स्वामी मूर्ति को तोड़ा था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, और बुत शिकन भी कहा जाता है। पूछा जाएगा बुत शिकन किसे कहा जाता है? गजनी को कहा जाता है बुत शिकन। मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है? हाँ जी, गजनी को कहा जाता है मूर्ति भंजक और बुत शिकन, क्योंकि ये क्या करता था? ये मूर्तियां तोड़ दिया करता था। ठीक है, मूर्तियां तोड़ दिया करता था। हाँ जी, और अगर पूछ लिया जाए कि इसने अंतिम आक्रमण पर भारत पर कब किया था? अंतिम आक्रमण कब किया था इसने, बताइए? पहला आक्रमण इसने 1000 में किया था पेशावर में, और 16वां आक्रमण इसने 1025 ईस्वी में किया सोमनाथ पे। उसके बाद हरियाणा पर 2 बार आक्रमण किया, 1009 में और 1014 में। 1009 का कोई खास इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, 1014 में इसने जो दोबारा आक्रमण किया थानेसर पे, उसके ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस टाइम इसने किसकी मूर्ति तोड़ी थी? चक्र स्वामी महाराज की, और इसको ले गए थे अपने साथ। ठीक है, सीढ़ियों पर रखा था। क्लियर है? तो अगर पूछ लिया जाए कि इसने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया? 1027 ईस्वी में। ठीक है, 1027 ईस्वी में। कहां पर किया था? खोखर जाटों पर। ठीक है, खोखर जाटों पर। खोखर जाटों पर इसने इनका जो आक्रमण था, या इनकी जो मुठभेड़ थी, वो किस पर थी? खोखर जाटों पर थी, 1027 ईस्वी में। ठीक है, 1027 ईस्वी में। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जब ये गजनी वंश जो होता है, धीरे धीरे क्या होता है? डिक्लाइन हो जाता है। गजनी वंश का आखिरी शासक कौन होता है? मलिक खुशक। ठीक है, हाँ जी, गजनी वंश का आखिरी शासक होता है मलिक खुशक।
मलिक खुशक, इसको भी नोट कर लो, ये भी आपका जो इंडियन जो हिस्ट्री है इसमें भी इम्पोर्टेंट, उसका भी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, कि यहाँ पर गजनी वंश का आखिरी शासक कौन होता है? मलिक खुशक। और इस मलिक खुशक को कौन मारते हैं? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी क्या करते हैं? इस मलिक खुशक को मार कर किसकी स्थापना करते हैं? गोरी डायनेस्टी की, गोरी डायनेस्टी की, ठीक है, गोरी वंश की शुरुआत करते हैं मलिक खुशक, जो कि आखिरी गजनी वंश का आखिरी शासक होता है मलिक खुशक। उसको मारकर किसकी शुरुआत करते हैं? गौरी वंश की शुरुआत करते हैं। कौन करते हैं? मोहम्मद गोरी, ठीक है, कौन करते हैं? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जो है वो इंडिया पर आक्रमण कब करते हैं? पहला आक्रमण करते हैं 1175 ईस्वी में, ठीक है, लिखो 1175 ईस्वी में क्या करते हैं? ये भारत पर आक्रमण करते हैं, भारत पर आक्रमण करते हैं। कौन से वाले क्षेत्र पर करते हैं? मुल्तान, मुल्तान, ठीक है। 1175 ईस्वी में पहली बार ये भारत पर आक्रमण करते हैं, और भारत के कौन से क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं? मुल्तान पर आक्रमण करते हैं, ठीक है, मुल्तान पर आक्रमण करते हैं। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर जो दो बैटल है वो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है? बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होती है, इसकी किसके साथ होती है? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ये तराइन जो है हरियाणा में जो ये रीजन है ये कहां पर है? करनाल में है। कहां पर है? करनाल में है। पूछा जाएगा फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन का पहला युद्ध कहां पर हुआ था? करनाल में, करनाल में। और ये तराइन जो है करनाल में किस नाम से फेमस है? तरावड़ी, ठीक है, किस नाम से है? तरावड़ी। तरावड़ी रीजन है ये करनाल का, ये वही तराइन है जहां पर तराइन का पहला युद्ध होता है। और किस किस के बीच में होता है ये? वेरी गुड, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस किसका? मोहम्मद गोरी का। पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी, इसमें क्या करते हैं? कौन जीत जाते हैं? पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, मोहम्मद गोरी हार जाते हैं। और ये हार कर कहीं जाकर कहाँ छुप जाते हैं? कहीं जंगलों में छिप जाते हैं, और ये सोचते हैं कि मैं इससे मतलब फिर बदला लूंगा। और इसमें पहले युद्ध में जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, इसमें पृथ्वीराज चौहान का साथ कौन देते हैं? जयपाल देते हैं, ठीक है, कौन देते हैं? जयपाल देते हैं। कौन देते हैं? जयपाल देते हैं। और अगर पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज चौहान ने जो ये पहला तराइन का युद्ध जीता था, इनके जो सेनापति थे वो कौन कौन से थे? पहला लिखो, कौन कौन से सेनापति थे? गोविंद राय, खांडे राव एंड खेत सिंह। कौन कौन थे? गोविंद राय, खांडे राव एंड खेत सिंह खंगार। खेत सिंह खंगार, ये तीन सेनापति होते हैं इनके, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ ये पहला तराइन का युद्ध लड़ते हैं गौरी के खिलाफ, ठीक है, गोविंद राय, खांडे राव एंड खेत सिंह खंगार। अब पूछ लिया जाएगा ये गोविंद राव जो है ये हरियाणा में कहां से बिलोंग करते हैं? गोविंद राय जो है ये हरियाणा में हांसी से बिलोंग करते हैं। कहां से है? हांसी से। ये इतने तीन सेनापति हमने इसीलिए पढ़े हैं क्योंकि ताकि हम गोविंद राय के बारे में पढ़ सके। और ये हरियाणा में कहां से संबंधित है? ये हांसी से, ठीक है, हाँ, ठीक है, हांसी से है ये। और जो पहला बैटल होता है तराइन का, तरावड़ी का, उसमें जो ये पृथ्वीराज चौहान जो है इनकी हेल्प कौन करते हैं? जयपाल करते हैं, ठीक है। तो पहली जीत का ये जश्न मनाते हैं, खुश हो जाते हैं कि मोहम्मद गोरी को मैंने हरा दिया। और ये अपने घर को चल जा रहे होते हैं, दिल्ली में कुछ दिन के लिए स्टे करते हैं। और दिल्ली में क्या चल रहा होता है? स्वयंवर चल रहा होता है। किसका चल रहा होता है? संयोगिता का। लेकिन संयोगिता से ये पहले ही प्रेम में पड़ जाते हैं, ठीक है, संयोगिता से प्रेम में पड़ जाते हैं। और ये बैटल जो भी चल रहा होता है ये सारे इनके दिमाग से छूमंतर हो जाता है, ठीक है। इसी बीच मोहम्मद गोरी क्या कर रहे होते हैं? सेकंड बैटल की प्रेपरेशन कर रहे होते हैं। तो होता यूं है कि संयोगिता जो है वो भी पृथ्वीराज चौहान को पसंद करती थी। उनके पिताजी जो है जयपाल ने उनका स्वयंवर करवाया हुआ था। और वो क्या करती है? पृथ्वीराज चौहान के पुतले को क्या पहना देती है? माला पहना देती है। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेकर क्या होते हैं? भाग जाते हैं वहां से, ठीक है। तो सोचो, जिस बाप की बेटी भाग गई हो उसके मन में बदले की भावना तो आएगी, नहीं आएगी? वही जयपाल जिसने पृथ्वीराज चौहान की मदद की थी पहले तराइन के युद्ध में, वही जयपाल दूसरे तराइन के जयचंद
जयचंद है ये, सॉरी, ठीक है, वो माइंड से थोड़ा सा ना, जयपाल और जयचंद ऐसे, ये वही जयचंद होते हैं जो पहले तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और दूसरे बैटल के लिए खुद इनवाइट करते हैं मोहम्मद गोरी को कि आ जाओ अब पृथ्वीराज चौहान से क्या करो, युद्ध लड़ो। ये सोचते भैया पहले तो मेरा इनका साथ दिया और अब इनके अगेंस्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं, सेकंड बैटल के लिए जयचंद जो है मोहम्मद गोरी को इनवाइट करते हैं फिर से उनके खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए, और उनसे सेकंड बैटल ऑफ तराइन होता है, ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध होता है, लिखो सेकंड बैटल ऑफ तराइन, वही तरावड़ी का दूसरा युद्ध होता है जिसमें क्या होता है, मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं, ठीक है, मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं। अच्छा, पहला जो है वो कब हुआ था, 1191 ईस्वी में, ठीक है, 1191 ईस्वी में पहला बैटल ऑफ तराइन होता है, दूसरा कब होता है, 1192 में, ठीक है, डेट याद रखिएगा, ये ईयर याद रखिएगा, 1192 में और 1191 में, ठीक है, 1192 में जब दूसरा बैटल ऑफ तराइन होता है, तरावड़ी का दूसरा युद्ध होता है, तो पृथ्वीराज चौहान उसमें क्या होते हैं, हार जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, और बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी क्या करते हैं, बंदी बना लेते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान के टाइम के एक वो होते हैं, इनके कोर्ट पोएट होते हैं, क्या नाम होता है उनका, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, ठीक है, चंद्रबरदाई ने कौन सी किताब लिखी है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, चंद्रबरदाई में। इस पृथ्वीराज रासो से हमें पता चलता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है उनको शब्द भेदी बाण चलाने आते थे, ठीक है, कौन से शब्द भेदी बाण चलाने आते थे, तो ये चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान को, मतलब ये मोहम्मद गोरी के सामने जब इनको ले जाया जाता है बंदी बनाकर, तो इनको कहते हैं कि इनकी आंखों पर पट्टी होती है या फिर इनको अंधा कर दिया जाता है, जो भी है, तो ये चंद्रबरदाई क्या करते हैं, इनको ऐसे ऐसे मतलब बताते हैं कि इधर से इसकी बगल में ये, उसकी बगल में वो, इतना फिट आगे और इतना ये पीछे, और जो मतलब एक तरह से उनकी उसकी पोजीशन बताते हैं, मोहम्मद गोरी की पोजीशन बताते हैं वो बातों बातों में, पोएटिक फॉर्म में, और क्या करते हैं पृथ्वीराज चौहान उनको तीर चलाकर उनकी क्या कर देते हैं, मृत्यु कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसी पृथ्वीराज रासो से पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान को क्या आता था, शब्द भेदी बाण चलाने आते थे, ठीक है। तो तरावड़ी का पहला युद्ध, ठीक है, 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। उसके बाद वो संयोगिता के प्रेम में पड़ जाते हैं और वो अपना सेकंड बैटल ऑफ तराइन क्या करते हैं, हार जाते हैं 1192 ईस्वी में, ठीक है, 1192 ईस्वी में। तो जयचंद जो है पहले बैटल ऑफ तराइन में उनका क्या करते हैं, साथ देते हैं, दूसरे में वो खुद ही मोहम्मद गोरी को इनवाइट करते हैं इनके खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए, ठीक है। हाँ जी, उसी प्लेस पे हुआ था बैटल ऑफ तराइन, ये जो है करनाल वाले क्षेत्र में है बैटल ऑफ तराइन, तरावड़ी का युद्ध उसी क्षेत्र में होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मोहम्मद गोरी, अच्छा एक बीच में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको नोट कर लो, मोहम्मद गोरी जो है इन्होंने किस टाइप के सिक्के इशू किए थे इंडिया में, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि मोहम्मद गोरी ने किस तरह के सिक्के इशू किए थे। इन्होंने जो सिक्के इशू करे थे वहां पर इन पर उनकी उन सिक्कों पर किसकी इमेज होती थी, लक्ष्मी की, माता लक्ष्मी की, माता लक्ष्मी की, एक साइड माता लक्ष्मी की इमेज होती थी, दूसरा ये क्या लिखवाते थे, कलमा लिखवाते थे, ठीक है। एक साइड माता लक्ष्मी की इमेज बनाते थे, दूसरी साइड क्या लिखवाते थे, ये कलमा लिखवाते थे उन सिक्कों पर। उन सिक्कों को क्या कहा जाता था, धेलीवाल, क्या कहा जाता था, धेलीवाल, ठीक है। तो धेलीवाल क्या है पूछ लिया जाएगा। ये सिक्के हैं किसने इशू किए थे, मोहम्मद गोरी ने इशू किए थे। किस तरह के सिक्के थे ये, इन सिक्कों पर एक तरफ तो क्या किसकी इमेज मिलती है, माता लक्ष्मी की, और दूसरी तरफ क्या मिलता है, कलमा लिखवाया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 1206 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 1206 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु के बाद क्या होते हैं, इनके गुलाम होते हैं, मोहम्मद गोरी के गुलाम कौन होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये किसके गुलाम होते हैं, मोहम्मद गोरी के। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इंडिया में किस वंश की शुरुआत करते हैं, ये हाँ जी स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश की शुरुआत करते हैं। क्यों, क्योंकि ये मोहम्मद गोरी के क्या होते हैं, गुलाम होते हैं। तो इंडिया में स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है, यहीं से क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। इंडिया में स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है, गुलाम वंश की शुरुआत होती है। इसी को क्या कहते हैं, गुलाम वंश भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, और कौन सा वंश कहते हैं, इसी को मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है, मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है, मामलुक वंश भी कहा जाता है। ये सारे एक ही नाम है, गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी और ये मामलुक वंश, ठीक है। तो इसके पहले जो सुल्तान होते हैं वो कौन होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक।
इन कुतुबुद्दीन ऐबक का हरियाणा जीके में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, इन्होंने कोई योगदान नहीं दिया है हरियाणा जीके में, ठीक है। तो इस वजह से आपका थोड़ा सा सिलेबस जो इन्होंने कम कर दिया है, इनका हरियाणा जीके में कोई योगदान नहीं है। इसके बाद जो है, इसके बाद कौन आते हैं, वेरी गुड, इल्तुतमिश। दूसरे सुल्तान को कौन होते हैं, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इनसे रिलेटेड दो फैक्ट है हमें हमारे यहाँ पर पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये पूछा ये है कि इल्तुतमिश के समय पर जो है कुबाचा जो है वो किस पर आक्रमण करता है, कुबाचा जो है सिरसा पर आक्रमण करता है, ठीक है। इल्तुतमिश जो है कहां पर आक्रमण करता है, सिरसा पर आक्रमण करता है, सिरसा पर आक्रमण करता है। कुबाचा जो है सिरसा पर आक्रमण करता है। और याल्दोज जो है किस पर आक्रमण करता है, हिसार पर, सॉरी थानेसर पर आक्रमण करता है, थानेसर पर आक्रमण करता है याल्दोज, ठीक है। याल्दोज थानेसर पर आक्रमण करता है और इन्हें हराकर किस पर अपना अधिकार जमा लेता है, थानेसर पर अपना अधिकार जमा लेता है। और इसी को कहते हैं थर्ड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में होता है, तराइन का तीसरा युद्ध, तरावड़ी का तीसरा युद्ध, जो कि किस किस के बीच में होता है, इल्तुतमिश के बीच में होता है। और किसके बीच में होता है, याल्दोज, ठीक है। याल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में होता है तराइन का तीसरा युद्ध, जिसमें ये थानेसर को हराकर क्या करते हैं, उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, ठीक है, उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। और ये थर्ड बैटल ऑफ तराइन जो है, इसका उल्लेख हमें कहां से मिलता है, इसका उल्लेख हमें मिलता है मिन्हाज उस सिराज से, मिन्हाज उस सिराज से हमें क्या मिलता है, तरावड़ी के तीसरे युद्ध के बारे में हमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, ठीक है। उल्लेख, इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है, इनके बारे में विस्तार से बताया गया है, ठीक है, कि तरावड़ी का तीसरा युद्ध जो है वो किस किस के बीच में होता है, इल्तुतमिश एंड याल्दोज के बीच में, ठीक है। एक बुक है, उसका नाम लिखो फतेह उल सलातीन, ठीक है, फतेह उल सलातीन। इस किताब के हिसाब से तरावड़ी का तीसरा युद्ध जो है वो हांसी में हुआ था। थर्ड बैटल ऑफ तराइन जो है वो कहां पर हुई है, हांसी में हुई है। किसके हिसाब से, फतेह उल सलातीन एक किताब है, एक बुक है, इसके हिसाब से जो तरावड़ी का तीसरा युद्ध है, बैटल ऑफ तराइन जो है, थर्ड बैटल ऑफ तराइन, वो कहां पर हुआ है, हांसी में हुआ है, ठीक है, हांसी में हुआ है। उसके बाद क्या होता है, इल्तुतमिश के बाद कौन आते हैं, रुकनुद्दीन। कौन आते हैं, रुकनुद्दीन। ऐसा माना जाता है कि रुकनुद्दीन जो है वो हांसी विद्रोह को क्या करने जाते हैं, सप्रेस करने जाते हैं, उसको दबाने जाते हैं। और पीछे से इनकी एब्सेंस में रजिया सुल्तान जो है, रजिया सुल्तान क्या करती है, पावर कैप्चर कर लेती है। रजिया सुल्तान जो है पावर कैप्चर कर लेती है। भारतीय इतिहास में ये पहली मुस्लिम सुल्तान रही है, फर्स्ट फीमेल सुल्तान रही है, ठीक है। पहली मुस्लिम सुल्तान कौन रही है, रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया सुल्तान। इनका बहुत अपोज किया जाता है क्योंकि इनके तौर तरीके, चाल ढाल जो सब होते हैं वो लड़कों की तरह होते हैं, ड्रेसिंग वगैरह और घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना, ये सारी चीजें मुस्लिम रिलीजन में फीमेल को इतनी ज्यादा परमिशन है नहीं है, ठीक है, कि वो इस तरह से ये सारी चीजें खुलेआम ऐसे कर सके। लेकिन ये सारे रजिया सुल्तान इस तरह से सारी एक्टिविटी में क्या करती थी, पार्टिसिपेट करती थी, हर तरह की चीजें क्या करती थी, वहां पर करती थी। तो इस वजह से इनको क्या बहुत भारी अपोज किया जाता था, बहुत ज्यादा इनका अपोजिशन हुआ था। ये सुल्तान बनी थी तभी कि अब फीमेल जो है एम्पायर को चलाएगी इस तरह से, ठीक है। तो इनके टाइम पर क्या होते थे, चालीसा सिस्टम होता था, जिसको चहलगानी, चालीसा या चहलगानी का मतलब क्या होता है कि ये जो किंग है, ये जो सुल्तान है, इसकी काउंसिल होती थी, इसको असिस्ट करने के लिए। उसमें कितने मेंबर होते थे, 40 या 40, इसीलिए इसको क्या कहा है, चालीसा या चहलगानी सिस्टम, ठीक है, चालीसा या चहलगानी सिस्टम। तो इन रजिया सुल्तान के बारे में ये कहा जाता है कि इनके जो वो अस्तबल के जो हेड होते हैं याकूब, ऐसा माना जाता है कि इनके साथ उनका अफेयर चल रहा था।
क्योंकि याकूब जो थे वो अस्तबल के इंचार्ज थे, और वो कोई भी सुल्तान मतलब सुल्तान जो होते थे, दिल्ली सल्तनत के जो लोग होते थे, उनको क्या सिखाते थे? घुड़सवारी सिखाते थे, और ये भी घुड़सवारी करती थी, ये भी घुड़सवारी करती थी। तो इनको याकूब से क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। लेकिन जो ये इनके जो रूलर्स जो होते हैं, इनके जो घर वाले होते हैं, उनको ये, और इनकी जो समाज के जो लोग होते हैं, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि अब ये जो दिल्ली मतलब सुल्तान की बेटी जो है एक अस्तबल के इंचार्ज से इस तरह से प्रेम में है, नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या होता है कि ये उनको याकूब को अच्छी पोजीशन पर भी लेकर आती है, लेकिन फिर भी इसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो भटिंडा जाती है, रजिया सुल्तान कहाँ जाती है? भटिंडा। भटिंडा विद्रोह को सप्रेस करने के लिए जाती है, और इनके ओपोजिशन में कौन होते हैं? अल्तुनिया। अल्तुनिया ये भटिंडा विद्रोह के लिए जाती है, और ये वहां पर हार जाती है अल्तुनिया से, और बाद में इनकी शादी हो जाती है, विवाह कर लेती है किनसे? अल्तुनिया से। ठीक है, निकाह कर लेती है किनसे? अल्तुनिया से। किनसे? अल्तुनिया से। अच्छा, इससे रिलेटेड जो है हरियाणा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इनसे रिलेटेड आता है कि इनका जो है ये रजिया सुल्तान जो है हरियाणा में किस जगह पर मारी गई थी, या इनका जो मर्डर जो है वो कहां पर किया गया था? कहां पर हुआ था? कैथल के पास। कैथल के पास। कैथल के पास इनका क्या कर दिया गया था? मर्डर कर दिया गया था। ठीक है, कैथल। कैथल में भी अगर स्पेसिफिक अगर जगह की बात करें तो कौन सा है? बाबलदाना। बाबलदाना। अगर कैथल ना पूछ कर जगह का नाम पूछ लिया जाए तो क्या आंसर करोगे? बाबलदाना। ठीक है, तो बाबलदाना कैथल में क्या कर दिया जाता है? इनका मर्डर कर दिया जाता है, और ये पूरे दिल्ली सल्तनत की पहली फीमेल है जिनका मकबरा बनवाया जाता है। जिनका क्या बनवाया जाता है? मकबरा बनवाया जाता है। पूछ लिया जाए कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है? कैथल में है। ठीक है, कहाँ पर है? कैथल में है। वहीं पर इनकी क्या है? कब्र है। ठीक है, वहीं पर क्या है? इनकी कब्र है। यहां तक क्लियर है सभी को? आगे चला जाए। नोट कर रहे हो? हाँ जी, ये जो बाद में आते हैं ना, शोर ना करे, चुपचाप बैठकर पढ़ाई करें। बातें बाद में कर लेना, हालचाल बाद में पूछ लेना एक दूसरों का। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है 40 सिस्टम जो है 40 जो मेंबर होते हैं, इनके बाद जो है इन्हीं 40 मेंबर से एक मेंबर जो है कौन बनते हैं? सुल्तान बनते हैं, जिनका नाम है बलबन। ठीक है, ये उन्हीं 40 मेंबर में से हैं जो सुल्तान बनते हैं, पावर पे आ जाते हैं बलबन। सोचिए, उन्हीं 40 लोगों में से थे और ये सुल्तान बन जाते हैं, तो इनके दिमाग में पहली बात क्या आएगी कि वेरी गुड, कि कहीं ये कल 40 लोगों में से फिर से कोई ऐसा मेरी तरह कोई ऐसा ना उठ जाए कि मुझे यहाँ से भगा के सुल्तान बन जाए। तो सबसे पहले ये सुल्तान बनते हैं उन 40 को क्या करते हैं? अबॉलिश करवा देते हैं, खत्म करवा देते हैं कि 40 वाली से हटाओ, किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे पहले किसको अबॉलिश करवाते हैं? 40 या चहलगानी सिस्टम को क्या करते हैं? 40 या चहलगानी सिस्टम को क्या करते हैं? अबॉलिश करते हैं। क्या करते हैं? अबॉलिश करते हैं। ये काफी कट्टर टाइप के रूलर थे। इनकी जो पॉलिसी थी वो काफी स्ट्रिक्ट थी, काफी हार्श थी। इन्होंने आयरन एंड ब्लड की रक्त, आयरन एंड ब्लड, लोहो एंड रक्त नीति अपनाई थी। ठीक है, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। और इन्होंने एक दुर्ग भी बनवाया था, गोपालगिरी। गोपालगिरी दुर्ग भी बनवाया था इन्होंने, एक फोर्ट बनवाया था गोपालगिरी। ठीक है, गोपालगिरी दुर्ग और गोपालगिरी फोर्ट बनवाया था। ठीक है, फोर्ट बनवाया था। अच्छा, अब पूछ लिया जाए कि स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश के आखिरी शासक कौन थे? ठीक है, आखिरी शासक थे कैकुबाद। ठीक है, कैकुबाद। कैकुबाद। अच्छा, एक बार सीक्वेंस देख ले इनका। दिल्ली सल्तनत में जो डायनेस्टी है उनका सीक्वेंस क्या है? स्लेव, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, तुगलक, उसके बाद सैयद, सैयद, देन लोधी, लोधी डायनेस्टी। ठीक है, एक बार सीक्वेंस देख लो, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। तो यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी का आखिरी रूलर कौन होता है? कैकुबाद। ठीक है, इस कैकुबाद का मर्डर कौन करते हैं? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी इसका मर्डर कर कर कौन सी डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर लेते हैं? खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी जो है इस कैकुबाद को मारकर किसकी वो करते हैं?
खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। और जलालुद्दीन खिलजी से रिलेटेड हमारे यहाँ पर एक ही फैक्ट है, या इनके टाइम पर कौन सा विद्रोह हुआ था? मेवात का विद्रोह हुआ था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के समय पर कौन सा विद्रोह हुआ था? मेवात विद्रोह हुआ था। याद रहेगा, पक्का याद रहेगा। जलालुद्दीन खिलजी के समय पर किसका विद्रोह हुआ था? मेवात का विद्रोह हुआ था। इनके बाद इनके जो भतीजे होते हैं अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, तो देखी होगी ना आपने वो मूवी, कौन सी मूवी है? पद्मावती। उसमें थोड़ा थोड़ा दिखाया गया है कि जलालुद्दीन खिलजी के वो जो नेफ्यू होते हैं अलाउद्दीन खिलजी बाद में क्या करते हैं? पावर को कैप्चर करने के लिए अपने ही अंकल का मर्डर कर देते हैं, जलालुद्दीन खिलजी का। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद पावर पर कौन आते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी अब क्या बन गए हैं? सुल्तान बन गए हैं। ठीक है, क्या बन गए हैं? सुल्तान बन गए। अलाउद्दीन खिलजी से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसे पहले रूलर थे, ऐसे पहले शासक थे जिसने सैलरी को कैश में देना शुरू किया था। ठीक है, ऐसा कौन सा रूलर या ऐसा कौन सा शासक था जिसने पहली बार जो सैलरी है कैश में देना शुरू किया था? वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के समय 1305 ईस्वी में क्या हुआ था? मंगोलों ने आक्रमण किया था। ठीक है, मंगोल्स ने आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था? हरियाणा पर आक्रमण किया था। हरियाणा पर आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? यह क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि हरियाणा पर आक्रमण किस शासक के समय पर किया गया था? मंगोलों द्वारा हरियाणा पर आक्रमण किस शासक के समय किया गया था? 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के समय किया गया था। ठीक है, 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के समय किया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने हरियाणा में कौन सा किला बनवाया है? आसिरगढ़ का। ठीक है, आसिरगढ़ का किला बनवाया है। कौन सा किला बनवाया है? आसिरगढ़ का किला। आसिरगढ़ का किला, और यहीं पर किसका निर्माण करवाया है? बरसी दरवाजा। बरसी दरवाजा, ये पूछा जाएगा, बरसी दरवाजा का निर्माण हरियाणा में किसने करवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। आसिरगढ़ का किला जो है वो हरियाणा में किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। और इन्होंने क्या किया था? झांसी और रोहतक के बीच में, झांसी और रोहतक के बीच में मंगोलों को क्या किया था? मंगोलों को भारत में क्या एंटर करने से रोका था? ठीक है, मंगोलों को भारत में एंटर करने से रोका था। और उस टाइम पर इनके जो जनरल जो थे, मतलब वो इनके जो सेनापति थे वो कौन थे? बहादुर सिंह। ठीक है, बहादुर सिंह जो है इनके जनरल थे। ठीक है, सेनापति थे, इनकी सेना के एक इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिन्होंने इनका साथ दिया था मंगोलों के आक्रमण को या मंगोलों के भारत में एंट्री को रोकने के लिए। ठीक है, रोकने के लिए। क्लियर है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कि वही ये अलाउद्दीन खिलजी के समय पर मंगोलों ने क्या किया था? हरियाणा पर आक्रमण किया था। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने आसिरगढ़ का किला बनवाया और वहीं पर क्या बनवाया? बरसी दरवाजा बनाया। अब खिलजी के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है? तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी, अच्छा, खिलजी वंश का आखिरी शासक कौन था? मुबारक शाह। ये याद रखना, मुबारक शाह। ठीक है, खिलजी वंश का आखिरी शासक जो था मुबारक शाह था, मुबारक शाह। और ये मुबारक शाह का मर्डर कौन करते हैं? खुसरो शाह। इस मुबारक शाह का मर्डर कौन करते हैं? खुसरो शाह। और खुसरो शाह क्या करते हैं? दिल्ली को क्या करते हैं? कैप्चर कर लेते हैं। दिल्ली पर क्या कर लेते हैं? अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। और उसी समय क्या हो रहा होता है? गियासुद्दीन तुगलक जो है, गियासुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। और उस साइड क्या हो रहा होता है? मुबारक शाह का मर्डर कर दिया जाता है खुसरो शाह के द्वारा। और यही खुसरो शाह क्या करते हैं? दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। अब दिल्ली के लिए लड़ाई होगी, किसके बीच में होगी? हाँ जी, वेरी गुड, गियासुद्दीन तुगलक और खुसरो शाह के बीच में क्या होगी? दिल्ली के लिए लड़ाई होगी। ठीक है, और इस लड़ाई को क्या कहा जाता है? सरस्वती का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरस्वती का युद्ध। सरस्वती युद्ध कहा जाता है, जो गियासुद्दीन तुगलक और खुसरो शाह के बीच में होता है। यहां से आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, सरस्वती का प्राचीन नाम जो है आप मुझे बताएंगे सरस्वती कौन सी जगह है। ठीक है, ये अगली क्लास तक आप मुझे ये सारा ये होमवर्क है आपका कि सरस्वती का युद्ध जो है ये सरस्वती कहाँ है,
इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो युद्ध होता है गियासुद्दीन तुगलक के बीच में और यहाँ पर खुसरो शाह के बीच में, उसको क्या कहते हैं, सरस्वती का युद्ध कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इस युद्ध में गियासुद्दीन तुगलक की हेल्प करते हैं हरियाणा के कुछ लोग जो होते हैं, इनकी हेल्प करते हैं और इसीलिए ये हरियाणा का विशेष ध्यान रखते हैं कि भैया हरियाणा के लोगों ने मेरी हेल्प की है, तो हरियाणा का ये विशेष ध्यान रखते हैं। और आने इसी के समय पर हरियाणा में कोई विद्रोह उस टाइम पर नहीं होता है, ठीक है। हरियाणा में उस समय पर कौन सा कोई विद्रोह नहीं होता है। और जो हरियाणा से जो लोग उनकी हेल्प करते हैं उनका नाम है मूलचंद नीजू और सहज राय, मूलचंद नीजू एंड सहज राय, ये खोखर जाट होते हैं। सहज राय, मूलचंद नीजू एंड सहज राय जो खोखर जाट होते हैं वो गियासुद्दीन तुगलक की मदद करते हैं खुसरो शाह से युद्ध करने में, ठीक है। और बाद में जब ये गियासुद्दीन तुगलक जीत जाते हैं और क्या करते हैं, ये हरियाणा का फिर विशेष ध्यान रखते हैं कि भैया इन्होंने मेरी बहुत मदद की है, ठीक है। इनके समय पर हरियाणा में कोई बड़े लेवल का कोई आगे विद्रोह नहीं होता है, इनका समय बड़ा शांतिप्रिय बीतता है, ठीक है। उसके बाद कौन से शासक आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, ठीक है। इनका सीक्वेंस आपको पता होगा, GST, MBT, FST, ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। GST, MBT एंड FST। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इनकी जो नीतियां थी वो बिल्कुल अलाउद्दीन के जैसे थी। इनकी जो नीतियां थी बिल्कुल अलाउद्दीन जैसी नीतियां थी। ये भी थोड़े किस तरह के रूलर थे, कट्टर रूलर थे, ठीक है। कैसे रूलर थे, कट्टर रूलर थे। लेकिन कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो काफी पढ़े लिखे भी थे, काफी भाषाओं का ज्ञान था। इनकी जो सोच थी वो काफी दूर की थी। इन्होंने अपने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जाते, जैसे टोकन करेंसी का इन्होंने इशू किया, टोकन करेंसी को, और अपनी कैपिटल जो है वो इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी। जब लोग दौलताबाद बड़े मतलब घिसट कर वहां पर पहुंचते हैं, मर फिर के कुछ रह जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ बेचारे भूखे प्यासे दिल्ली से पैदल दौलताबाद पहुंचते हैं। तो दौलताबाद इनको 6 महीने रहकर या साल भर रहकर इनको ये महसूस होता है कि यार हम तो गलत ही आ गए, ठीक है। तो फिर ये बोलते वापस चलो, अब दिल्ली चलो। तो सोचो क्या हाल हुआ होगा सैनिकों का। पहले तो बड़ी मुश्किल से दौलताबाद पहुंचते हैं, दौलताबाद पहुंचने के बाद इनको ये रियलाइज होता है कि यार हम तो गलत ही आ गए, चल हम तो दिल्ली चलेंगे, फिर वापस से दिल्ली आना, ठीक है। ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते इनके टाइम पर, इनके द्वारा। जब इनकी मृत्यु होती है तो इनके बारे में कहा जाता है कि इनको लोगों से मुक्ति मिल गई और लोगों को इनसे मुक्ति मिल गई, ठीक है। इनको लोगों से मिली और लोगों को इनसे मिली। तो ऐसे है मोहम्मद बिन तुगलक, इनके बारे में। तो इनके टाइम पर हरियाणा में काफी बगावतें हुई थी। इनके टाइम पर हरियाणा में बगावतें यानी कि बहुत ज्यादा इस तरह के विद्रोह वगैरह हुए थे, ठीक है। बहुत विद्रोह हुए थे। पूछा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। कौन आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर? इब्न बतूता। और ये कहां से आए थे, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इब्न बतूता कहां से आए थे? मोरक्को से आए थे इब्न बतूता। और इब्न बतूता ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या है? रहला। इब्न बतूता द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है रहला, ठीक है। हाँ जी, रहला। और इस रहला में बताया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये जो सिरसा है ना, सिरसा, ये लाल चावल के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? लाल चावल के लिए, रेड राइस के लिए प्रसिद्ध था। कौन सी जगह? सिरसा। लाल चावल के लिए प्रसिद्ध था। और ये काफी जो है ब्यूटीफुल सिटी है, काफी ब्यूटीफुल शहर, काफी सुंदर शहर था ये, ब्यूटीफुल सिटी, और चावल के लिए प्रसिद्ध था। रेड राइस, जो लाल चावल जो है, ये रॉयल पैलेस जो है, ये जो राजघराने हैं ना, इनमें काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत पर आते हैं, मोरक्को से आते हैं। इनकी एक बुक है, इनके द्वारा लिखी गई एक बुक है रहला। इस रहला में सिरसा का जिक्र मिलता है कि ये जो इसमें बताया गया है कि इनके समय पर सिरसा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? लाल चावल के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। किसके लिए? लाल चावल के लिए। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आते हैं? फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक। 1351 से 1388 इनका ऐसा कुछ समय रहता है, 1351 से 1388। फिरोज शाह तुगलक, इनका भी हरियाणा में काफी योगदान है। फिरोज शाह तुगलक का भी हरियाणा में काफी योगदान है। कहा जाता है कि ये जो हिसार है, फतेहाबाद है, ये इन्हीं के द्वारा बसाया गया है। देखो, हिसार एंड फतेहाबाद,
और हरनीखेड़ा, हिसार, हिसार, फतेहाबाद, फतेहाबाद एंड हरनीखेड़ा, हरनीखेड़ा ये किनके द्वारा स्थापित किए गए हैं? फिरोज शाह तुगलक। हरनीखेड़ा कहां पर है? हरनीखेड़ा गांव है, कहां पर है? सिरसा। हरनीखेड़ा गांव जो है ये सिरसा में है, सिरसा में है हरनीखेड़ा। सिरसा का हरनीखेड़ा, हिसार एंड फतेहाबाद ये किसने बसाए हैं? ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाए हैं। और फिरोज शाह तुगलक जो है ये किस चीज के लिए भी प्रसिद्ध थे? इन्होंने बहुत सारी नहरों का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, नहरों का भी निर्माण करवाया था। नहर निर्माण के लिए भी जाने जाते हैं फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नहर निर्माण, पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया था इन्होंने 1351 में। लिख लो, पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण इन्होंने कब करवाया था? 1351 ईस्वी में करवाया था पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण। इनके समय पर कुछ फेमस विद्रोह हुए थे, लिखो कौन कौन से विद्रोह हुए थे। ये बहुत माना जाता है धार्मिक रूप से बहुत कट्टर थे, बहुत कट्टर थे। मेवात में जितने भी मुस्लिम्स हैं ना, मेवात में जितने भी मुस्लिम्स हैं इनमें इनको मुस्लिम में जो कन्वर्ट किया गया है फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। इनको लग रहा था यार बहुत सारे विद्रोह हो रहे हैं तो मैं तो मुस्लिम हुई, मैं इनको भी मुस्लिम में कन्वर्ट कर देता हूँ तो मुस्लिम मुस्लिम हो जाएंगे, शासक मुस्लिम और उसकी जो प्रजा होगी, जो इनके जो लोग होंगे वो भी मुस्लिम, तो अपने शासक के खिलाफ क्या नहीं करेंगे? विद्रोह नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेवातियों को मुस्लिम धर्म में किसने तब्दील करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ये इन्हीं के काम है। मेवात में जो मुस्लिम रह रहे हैं उनको मुस्लिम में कन्वर्ट करवाया। पहले वो लोग मुस्लिम नहीं हुआ करते थे। मेवात के लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए किसको जाना जाता है? फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है मेवातियों का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए। और इसको स्टार मार्क कर लेना कि मेवातियों का धर्म परिवर्तन किसने करवाया था। पहले भी पूछा गया है, ये फिर से पूछा जाएगा कि मेवातियों का धर्म परिवर्तन किसके द्वारा करवाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। अच्छा, ये गोहाना विद्रोह भी इन्हीं के समय पर हुआ था। गोहाना विद्रोह, गोहाना विद्रोह भी इन्हीं के समय पर हुआ था। और इन्होंने क्या करवाया था? गोहाना में जितने भी मंदिर बनवाए थे वो सब तुड़वा दिए थे। ठीक है, गोहाना विद्रोह जहां पर मंदिरों को तुड़वाया गया था किसके समय पर हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के समय पर हुआ था। हिसार विद्रोह, सफीदों का विद्रोह, ये सारे विद्रोह एफएसटी के टाइम पर हुए थे। सफीदों कहां पर है? सफीदों, सफीदों का विद्रोह, सफीदों का विद्रोह, हिसार विद्रोह, हिसार विद्रोह और ये आपका गोहाना विद्रोह किसके समय पर हुए थे? फिरोज शाह तुगलक के समय पर हुए थे। सफीदों किसके लिए फेमस है? लास्ट क्लास में बताया था। सफीदों यहाँ पर सर्प दमन यज्ञ करवाया गया था। हाँ जी, जन्मजय ने यहाँ पर सर्प दमन यज्ञ करवाया था। उनके पिता जो थे परीक्षित, उनको सांपों ने काट लिया था। ठीक है, इनके पिता परीक्षित जो अभिमन्यु के बेटे थे उनको सांप ने काट लिया था, तो इन्होंने जन्मजय ने क्या करवाया था? सफीदों में एक सर्प दमन यज्ञ करवाया था। तो सफीदों का विद्रोह, हिसार का विद्रोह और गोहाना का विद्रोह, ये तीनों विद्रोह किसके समय पर हुए थे? फिरोज शाह तुगलक के समय पर हुए थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के समय पर हुए थे। हाँ जी, तो यहाँ तक आपको करके आना है नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद आगे तैमूर के बारे में करेंगे और फिर कैसे कैसे बाबर आए भारत, वहां पर करेंगे और सारा मुगल वंश यहाँ पर कर लेंगे अगली क्लास में। तो क्लियर है सभी को यहाँ तक? आज की क्लास का सभी को लर्न करके आने अच्छे तक। आज जहां तक भी मतलब आज की क्लास तक जितना हो गया है वो सारा अगली क्लास तक आपको लर्न होना चाहिए। सरप्राइज टेस्ट कभी भी हो सकता है। इस वहम में मत रहना कि मैडम तो पढ़ाई जा रही है, टेस्ट तो ले ही नहीं रही है। ये सरप्राइज टेस्ट कभी भी हो सकता है, ये गिफ्ट आपको कभी भी मिल सकता है, तो हमेशा रेडी रहना। ठीक है, आज की क्लास के लिए धन्यवाद। तो यहीं पर खत्म होती है आपकी क्लास। थैंक यू।